भारत का बजट आने में महज एक दिन शेष है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में बजट पेश करेंगी और आम जन की उम्मीदों पर वो कितना खरा उतरती हैं, ये उस दिन देखने को मिलेगा। हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण में कई संकेत दिए गए हैं और इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे आर्थिक विशेषज्ञ रविशंकर कपूर साहब से। सर, आम आदमी की उम्मीदें हमेशा रहती हैं, क्या इस बजट में भी महंगाई को ध्यान में रखते हुए आम आदमी के लिए कुछ न कुछ ज़रूर लाया जाएगा? कुछ लाया जाएगा, कोई डायरेक्टली इस तरह से कहना तो मुश्किल होगा, क्योंकि आप ये देखिए कि पिछले बजट में सरकार ने जो बहुत बड़ी एक छूट दी थी आयकर के, उसमें तो जो सैलरीड क्लास है उसके लिए तो बहुत बड़ा एक वो हुआ था, एक फ़ायदा का सौदा साबित हुआ था जी। और उससे जो है एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, उसका भी जो है इकोनॉमी पर अच्छा असर पड़ता है, वो हुआ। उसके बाद जीएसटी को जो है में सुधार किया गया था। अभी रैशनलाइज किया गया। वो बजट के बाद था, हालांकि 2-3 महीने पहले ही हुआ था। तो उस तौर पर जो है काफ़ी कुछ हो चुका है। तो आप कहें कि डायरेक्टली कोई ऐसा होगा, कोई बहुत ज़्यादा होगा, वैसे भी जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है वो तो जीएसटी का है और वो तो बजट के बाहर है, तो उस तरह से तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसी हैं जो सरकार कर सकती है और उसे करनी चाहिए। क्या जो प्रधानमंत्री ने संकेत दिए हैं, सुधार एक्सप्रेस चलेगी? चूँकि इतने अरसे में देखा गया, जितने साल से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं, सुधारवादी ही बजट आ रहा है। पिछले साल को अगर छोड़ दिया जाए तो, चूँकि उसमें टैक्सेशन को लेकर के बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव किया गया था और आम आदमी को बड़ी राहत दी गई थी। तो सुधारवादी जो एक्सप्रेस है वो डेस्टिनेशन पर कब पहुंचेगी आखिर? नहीं, इसकी कोई डेस्टिनेशन उस तरह से नहीं है कि आप कहें कि ये तो जैसे स्वास्थ्य की बात है, तो स्वास्थ्य में अगर आपको अच्छा रखना है तो खाने पीने पे रोज़ ही ध्यान देना है और एक्सरसाइज करनी है, एक्टिव लाइफ जीनी है, वो भी आपको रोज़ करना है। तो ऐसा नहीं है कि डेस्टिनेशन पर कोई नहीं, मेरा सेंस दूसरा है। मेरा सेंस ये है कि सरकार साल दर साल लगातार सुधारवादी बजट पेश कर रही है और वो ये कह रही है कि हम रिफॉर्म कर रहे हैं। रिफॉर्म तो हर एक बजट में पहले भी होता आया है। एक स्पेसिफिक सेक्टर को लेकर के, बढ़ाने को लेकर के, जैसे पहले बजट कई पेश किए गए हैं, वैसा कोई नया जो व्यवस्था है उसको कायम करते हुए कोई बजट कब आएगा, या हमेशा सुधारवादी ही बजट रहेगा? ये सेंस था मेरा पूछने का। हाँ, वो उसी जैसे प्रधानमंत्री ने जब इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट हुआ था कल, तो उससे कुछ मिनटों पहले ही उन्होंने कहा था कि सुधार एक्सप्रेस जो है ये चलती रहेगी, तो वो तो पूरी तरह से है कि रहेगा। उसमें 2-3 चीज़ें जो सुधार को हम एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़, बहुत ही जैसे कई बार माना जाता है, सुधार होता क्या है? सुधार होता ये है कि हम जितना कमाते हैं उतना खर्चा करें, उससे ज़्यादा ना करें, ठीक है। और जो आर्थिक जो इकोनॉमिक प्रोसेसेस हैं, जो बिजनेस हैं, जो पैसा, जो वेल्थ क्रिएशन जो है, धन जो है लोगों का, जी जी। समाज का, देश का, वो आर्थिक उससे होता है, ठीक है। तो वो लगातार चलें, उसमें कोई विघ्न ना हो, कोई उन चीज़ों को हटाने का प्रयास होता है, उसे सुधार कहते हैं। तो यानी कि सरकार की जो आय है, चूँकि जीएसटी में कटौती की गई है बड़े पैमाने पर, तो ऐसी स्थिति में आय तो कम हो गई है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो अगर इनकम कम हुई है तो जो एक्सपेंडिचर होगा उसमें भी कहीं ना कहीं कटौती की जाएगी। ऐसा दिखने में नहीं आया। देखिए, टैक्सेशन में थोड़ा सा उल्टा मामला चलता है कि टैक्स रेट कम होता है तो कलेक्शन ज़्यादा होती है। एक तो इवेजन वगैरह का भी होता है, लोग उससे बचते, वो होता है, कम होता है। वो तो खैर डिजिटल चीज़ें भी हो रही हैं, उससे भी है। इसके अलावा लोग खर्चा भी ज़्यादा करते हैं। तो देखिए, जो 2-3 महीने पहले जो जीएसटी में जो सुधार किए गए थे, उससे कोई ऐसा खर्चा नहीं कि जीएसटी कलेक्शन। यानी आप कह रहे हैं कि कलेक्शन बढ़ गया है, बस ये है कि वो रैशनलाइजेशन आम आदमी को राहत देने के लिए किया गया। मेरा अगला सवाल जो है वो इस पर है कि किन क्षेत्रों में सरकार निवेश बढ़ाएगी, यानी कि एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, कहाँ मदें बढ़ेंगी? ख़ास तौर पर अगर देखा जाए ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटना जो हुई और हमारे पड़ोस में जो है सीधे तौर पर युद्ध की स्थिति बनी, उसके बाद क्या रक्षा बजट में काफ़ी बढ़ोतरी की उम्मीदें की जा सकती हैं? रक्षा बजट में ऐसा किया जा सकता है। अब आम तौर से हर साल 10%
बढ़ाती है सरकार नॉर्मल उसमें। जी। लेकिन अब पिछले साल जैसा आपने सिंदूर की बात की और वो सारी जो माहौल है पता ही है हम सबको, तो और मेरे ख्याल से जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनकी डिमांड भी थी कि 20% बढ़ाया जाए, भारत सरकार के डिफेंस सेक्रेटरी की। तो एक ये संभावना है कि वो बढ़ाया जाएगा ज़्यादा। हालांकि उसमें डिफेंस बजट बढ़ाने से ज़्यादा ये है कि जो साजो जो अस्त्र शस्त्र हैं उनको खरीदने पर ज़्यादा खर्चा हो, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो सैलरीज और इस तरह का जो है पेंशन, इस पर उतना ना हो, कम हो। और एक और अहम बात है इसी में, मैं इसलिए, चूंकि ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, जो आत्मनिर्भर भारत वाली बात है कि हम देश में ही बनाएंगे, तो क्या उस मद में भी काफ़ी खर्च किया जा सकता है सरकार की ओर से कि यहाँ पर एक ऐसा जोन बना दिया जाए जहाँ पर सिर्फ हथियार बनते हैं या ऐसी फैक्ट्रीज लगाई जाएं? वो इस तरह के कॉरिडोर्स वगैरह तो बन रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर का चल ही रहा है, यूपी में है और इस तरह का वो तो हो ही रहा है। उसमें और खर्चा होगा, तो डायरेक्ट सरकार का खुद खर्च करने से ज़्यादा ऐसी पॉलिसीज़ ला सकती है जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, लोग जो प्राइवेट वो जो उद्योगपति हैं वो उसमें खर्चा करें। एक तो यानी पीपीपी जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको बढ़ावा दिया जा सकता है। पीपीपी के अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली। दूसरा एक और ही चीज़ है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर लगातार बहुत पिछले मतलब ये लगा लीजिए मोदी सरकार ने 11 साल में करीब 65 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली। और ये वाला जो है मुझे ऐसा लगता है ये इसमें कमी नहीं आएगी, ये लगातार चलता रहेगा। बहुत ज़्यादा बढ़ाया ना भी गया तो, लेकिन वो चलता ज़रूर रहेगा। दूसरा एक चीज़ आई है, एक जो कल जो आर्थिक वो जो सर्वेक्षण है जी, हाँ, उसमें भी जो है प्राइवेटाइजेशन के बारे में भी कुछ सुझाव आए हैं सर्वे से। तो वो प्राइवेटाइजेशन में कुछ जो गवर्नमेंट कंपनी जो है, सरकारी कंपनी, पीएसयू पीएससी जिसे कहते हैं, उसको क्या डेफिनेशन होनी चाहिए उसके बारे में उनका विचार है कि पहले था 51% होगा तो वो सरकारी कंपनी मानी जाएगी। अब उनका ये एक सुझाव है कि इसे 26% कर दिया जाए। तो इस तरह यहाँ पर कुछ आने की, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन एक एरिया है जिस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ नहीं है पिछले 11 साल में। जी। एक एयर इंडिया बिका था और उसके अलावा तो मुझे कुछ लगता नहीं, कुछ बड़ा तो कुछ नहीं हुआ है। तो शायद अब उसको उस तरफ, तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जिन पर ऐसा लगता है कि कुछ होगा। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आप क्या मानते हैं, किस तरह की संभावनाएं, मतलब किसानों को क्या उम्मीद हो सकती है? किसानों को उम्मीद तो यही होनी चाहिए कि जो टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है, और उससे ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा मार्केट एक्सेस जो है बढ़ाई जाए, बढ़े उन लोगों की। तो ये एक सबसे सब्सिडी वगैरह जितनी है उसमें कोई बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता नहीं है कि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है किसानों के लिए वो ये है, एमएसपी से, सब्सिडी से ज़्यादा कि मार्केट एक्सेस उनको मिले। और वो अगर उनके लिए होगा तो उनके लिए, किसानों के लिए एक बहुत अच्छा रहेगा। इकोनॉमिक सर्वे में मेंटल हेल्थ का जिक्र किया गया है, और ख़ास तौर पर मोबाइल, टैबलेट और जितने गैजेट्स होते हैं उनके यूज़ को लेकर के भी एक कॉशन किया गया है कि उनके विज्ञापन भी जो हैं वो निर्धारित समय पर ही किए जाने चाहिए और बच्चों को इससे दूर रखा जाना चाहिए। क्या इस क्षेत्र को स्वास्थ्य से जोड़ करके सरकार कहीं ना कहीं कोई नया कदम उठा सकती है? देखिए, इसका कोई अर्थनीति से तो बहुत ज़्यादा लेना देना है नहीं, तो सामाजिक एक समस्या है, सामाजिक तौर पर इसका हल निकाला जाना चाहिए, इसको वैसे ही एड्रेस किया जाना चाहिए। नहीं, चूंकि ये एड्रेस शायद इसलिए किया गया है, जो सीए साहब हैं उन्होंने इसलिए एड्रेस किया है कि भविष्य बड़ा जोखिम भरा हो सकता है, जबकि बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत डाउन रहे या फिर वो मानसिक तौर पर सक्षम ही न रहें, तो ऐसी स्थिति में इकोनॉमी पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। आज नहीं, आज से 50 साल बाद ही सही, लेकिन उन्होंने एक तरह का कॉशन कर दिया है। तो क्या इन स्थितियों के मद्देनज़र सरकार बजट में कोई नया कदम उठा सकती है? सरकार चाहे तो कर सकती है, मुझे इस चीज़ का कोई मतलब बजट से कोई वो नहीं है, ऑफ बजट चीज़ होनी चाहिए, जो भी होनी चाहिए। तो यानी कि मंत्रालय स्तर पर इसके लिए नीति बनाई जा सकती है? हाँ, मंत्रालय के स्तर पर, भारत सरकार के स्तर पर, वित्त मंत्रालय से बाहर का मतलब ये तो इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री का ज़्यादा वो है, जो विमेन एंड चाइल्ड मतलब यूथ वाला जो उसका ज़्यादा है, डिजिटल एडिक्शन की उन्होंने बात की है, यही आप कह रहे हैं।
जो स्क्रीन टाइम एक बड़ा इशू है। इसके अलावा जो है अल्ट्रा प्रोसेस फूड के बारे में भी उन्होंने कहा है, ठीक है ना। तो ये सारी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जो आपने कहा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये चीज़ें वित्त मंत्रालय के सिर्फ नहीं, उसमें भी हैं, लेकिन और मंत्रालय भी इनमें इन्वॉल्व हैं। यानी ये साधारण तरीके से भी किया जा सकता है, इसके लिए अलग से विचार करके एक नीति तैयार की जा सकती है और उस पर चाहे तो सरकार कभी भी अलॉटमेंट कर सकती है। यस, हाँ, वही उनको सरकार के तौर पे होल ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेट जिसे कहते हैं, उसके तहत ये किया जाना चाहिए। मैं अब आऊँगा जियो पॉलिटिकल जो इश्यूज चल रहे हैं और जिस तरह की स्थितियां हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में भी ये कहा गया है कि 2008 जैसी स्थितियां 10 से 20% तक बन सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार बजट में इसको लेकर के, चूँकि सुधारवादी नीति पर हमने बात की ही है, तो जाहिर सी बात है कि अगर सुधारवादी बजट रहेगा तो इन्हीं स्थितियों से लड़ने के लिए होगा। वो तो खैर सुधारवादी बजट होगा, इसके मतलब संकेत तो मिल ही चुके हैं, इस पर हमने बात भी की है, वो उसमें तो कोई वो है नहीं। अब ये रही बात दुनिया में जिस तरह का जियोपॉलिटिकल, उस पर बहुत चिंता जताई जा रही है, काफ़ी कुछ है। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है इसका जो डर है, खौफ है ना, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के भी पेश किया जा रहा है। कोई ऐसा नहीं हो गया है कि आसमान ज़मीन पे गिर गया है, कोई बहुत कुछ ऐसा हुआ नहीं है। हुआ ये है पिछले साल के डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, और उन्होंने टैरिफ वगैरह बढ़ाए हैं, हमें काफ़ी दिक्कत हुई उससे। उसका नतीजा क्या हुआ? उसके नतीजा में एक तो पहली बात हमारा FTA हो गया। FTA करीब 20 साल से, मतलब 2007 से लगा लीजिए बातचीत चल रही EU थी। के साथ वो नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारा उससे पहले ओमान के साथ हुआ, न्यूजीलैंड के साथ हुआ, UK के साथ हुआ। FTA लगातार हमारे हो रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। हमें डर था कि क्या होगा, नवंबर में हमारे एक्सपोर्ट फिगर्स ऊपर हुई। फिर हमने जो है, जो 10-20 साल से, पता नहीं मुझे कितने सालों से मुझे सुनता आ रहा हूँ कि एक्सपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, आपने भी सुना होगा, बिल्कुल। है ना। अब हो गया, अपने आप ही हो गया, क्योंकि यानी कि विकल्प सरकार ने तैयार कर लिए। विकल्प भी सर, क्योंकि हम लोग जो है ना, हमें डरने की एक ना वो क्या भेड़िया आया वाला ना, वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया में। भेड़िया आया वो आपको शायद ध्यान हो, जी बिल्कुल 1991 में जब हमारे वो हुआ था, क्या नाम है, आर्थिक सुधार हुए थे, तब जो है पता नहीं क्या था कि भारत ख़त्म हो जाएगा, मल्टीनेशनल कंपनियां आ जाएंगी, कुछ भी नहीं हुआ। 1995 में हम WTO में शामिल हुए, तब भी शोर मचाया, पता नहीं क्या प्रलय आ जाएगी, कुछ नहीं। तो अच्छा, एक सवाल दूसरा मैं करता हूं। होने वाला है नहीं, और अच्छा ही हो रहा है। ये FTA हो गया है, और देशों से हमारा हो रहा है। हमारी जो है इंडिया में एक QCO नाम की एक बीमारी होती है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, ठीक है। वो जो है दुनिया जहान के ये नॉन टैरिफ बैरियर कहते हैं, NTB, कि आपने जो है अपनी मनमानी से जो है कराए हुए थे। QCO लगातार आया, इस पर CA जो हैं डॉक्टर नागेश्वरन ने इस बारे में भी कल बोला था, तो वो भी हटाए जा रहे हैं। ये जो इस तरह के हमने जो है प्रोटेक्शन खामखा की दी हुई थी अपने इंडस्ट्री को, तो वो ख़त्म हो रही है। बाहर से सामान आएगा, जो कारें सस्ती होंगी, अमेरिका से अगर होता है, वहाँ से अगर नट्स और इस तरह के बादाम सस्ते, काजू बिक जाएंगे, तो कौन सी ऐसी आफत? अच्छा है ना इसमें। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जाएगा। रेलवे, ये तो ऑनगोइंग चीज़ें हैं, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो क्योंकि अब रेल बजट अलग से नहीं आता है और ये मोदी सरकार के समय में ही रेल बजट खत्म किया गया। तो ऐसी स्थिति में मैं स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ, क्या रेल का जो अभी तक का ग्राफ पेश किया गया है, तो नई रेल बड़ी तेजी से चलाई जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि नई रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया जाएगा। बिल्कुल किया जाना चाहिए, किया भी जा रहा है और आगे भी होगा। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये चलता रहेगा। और कुछ जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, रिफॉर्म्स हैं, उनकी तरफ मुझे उम्मीद है, मुझे नहीं पता होगा या नहीं होगा, उम्मीद है कि इस तरफ किया जाएगा, क्योंकि डिलेज बहुत हैं, प्रोजेक्ट्स में हो रहे हैं। जी। कॉस्ट ओवररन, मतलब 100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, 200 करोड़ का मान लीजिए, 250 करोड़, 300 करोड़ उसकी फाइनल कॉस्ट आती है। अच्छा, अगर अवधि बढ़ती चली जाती है, टलता जाता है। हाँ, टलता जाता है, साल 2-2 कई साल लग जाते हैं, मतलब
मतलब टाइम ओवररन, कॉस्ट ओवररन, मतलब अभी आप ये देखिए करीब 5-5.5 लाख करोड़ जो है, जो जितने भी हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं बड़े 150 करोड़ से ऊपर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, उसमें 5.5 लाख करोड़ का ओवर रन हो चुका है, यानी कि करीब 20-22 लाख, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन डिले की वजह से जो राशि थी वो बढ़ गई। 5.5 लाख करोड़ हम लोगों को, टैक्स पेयर को ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है बहुत सुधार की ज़रूरत है। अच्छा, मैं अब आपसे एक अंतिम सवाल करूंगा और ये जानना चाहूँगा कि आपके मुताबिक बजट कैसा होना चाहिए और किन क्षेत्रों को सरकार को ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बजट ये होना चाहिए कि इनकम टैक्स रेट जो कम किया गया था उसे और कम किया जाना चाहिए। देखिए, सिद्धांत के तौर पर तो मेरा मानता हूँ इनकम टैक्स होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन अब वो राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से संभव नहीं है, लेकिन ये कम से कम हो, जितना कम हो उतना अच्छा है, मेरा तो ये मानना है। ना हो तो खैर वो तो आइडियल सिचुएशन है। और दूसरी आपने क्या बोला था? आपके मुताबिक बजट कैसा होना चाहिए? दूसरा जो है प्राइवेटाइजेशन का, जो सरकार का जो सुझाव था उससे आगे जाते हुए, ये तो सुझाव था, एक एडवाइज़र हैं नागेश्वर साहब, तो वो एडवाइज़र, इनको प्राइवेटाइजेशन को एक पूरी धक्के के साथ एक उसमें बहुत बड़े तौर पे से शुरू करना चाहिए, पूरी ताकत के साथ आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि ये सरकार मजबूत है, यही कर सकती है, ठीक है। आगे कब क्या होगा पता नहीं, ये करना चाहते भी हैं, तो इससे जो है एक तो उसे बेच के आपका जो है इनकम टैक्स और कम करने का जो है वो, मतलब क्योंकि वहाँ से जो धनराशि आएगी उससे आपका वो कुशन कर सकते हैं, पब्लिक डेट आप रिटायर कर सकते हैं, जो हमारे पे लाखों करोड़ रुपए का कर्जा है देश में, वो हो सकता है। तो इनकम टैक्स, जीएसटी को और कम किया जाना चाहिए, और उससे भी बड़ी बात कि जीएसटी का रेट एक होना, हालांकि ये जैसे मैंने कहा ये तो बजट से बाहर है, जीएसटी का एक ही रेट होना चाहिए देश में। तो ये, और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे जो खर्चा है वो होता रहे। प्राइवेट सेक्टर में जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी तक सरकार खर्चा कर रही है। सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि क्या कारण है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है या बहुत कम आ रहा है। सरकार खर्च कर रही है, रोड बन रही हैं, लेकिन उसके बावजूद रोड से कितनी वसूली की जा रही है, आप ये भी तो देखिए। नहीं, वो तो देखिए नेसेसिटी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं दूसरी, आप जो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न आना एक अलग चीज़ है, मैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर में बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलग मॉडल्स बनाए गए हैं, वो किस तरह से हैं, उनमें क्या, देखिए अगर जो है सरकार के खर्चे कम होंगे, ये जो कंपनियां जैसे बिकती हैं, तो ये एक बहुत बड़ी धनराशि हमारी, और उस पर जो खर्चा हो रहा है वो भी तो खत्म होगा ना। यानी कि पीएसयूज नहीं होने चाहिए, आपका ये कहना है? बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और धीरे धीरे करके सरकार के जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, कितनी सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनको डाउन साइजिंग होनी चाहिए। अभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक डोजे करके एक वो बनाया था, ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर गवर्नमेंट एफिशिएंसी कुछ ऐसे करके था, और डिपार्टमेंट ऑफ डोजे करके है ना। तो उसका ये था कि डिपार्टमेंट्स काटने का है, ख़त्म करने का। अब कितने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का क्या काम है, मुझे यानी खर्च कम करने चाहिए सरकार को, और उस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, जब अंग्रेज थे तब 4 मंत्रालय होते थे सिर्फ रायसीना रोड पर, ठीक है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, यही 4 मिनिस्ट्रीज होती थी। एडमिनिस्ट्रेटिवली तो प्रशासनिक तौर पे ठीक ठाक ही चलता था ना देश। तो इतने सारे मंत्रालय ये सब होने का, ये खर्चे कम होंगे तभी टैक्स पेयर पर बर्डन कम होगा, ऐसा होना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना आर्थिक विशेषज्ञ रविशंकर कपूर साहब को। उनका मानना ये है कि बजट में सरकार को अपने खर्च कम करने के लिए कई अहम कदम उठाने चाहिए, तभी सुधार एक्सप्रेस अपने असली मकसद को हासिल कर पाएगी। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।